हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एफआईए ऑफिशियल सिलेबस जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। और मैंने आपके लिए 40 से 45 ऐसे एमसीक्यूज निकाले हैं जिसमें डिफरेंट ट्रीटीज़ का जो है वो जिक्र है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का जिक्र है, जिसकी जो चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के वो बहुत ज़्यादा हैं। और पास्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर में मेरा साथ देंगे आखिर तक और जो है इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि आप देखेंगे, आप इवन सर्च भी कर लें अपने यूट्यूब चैनल्स पर, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जो मैं मटेरियल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा जो है ऑथेंटिक है, और दूसरा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पास्ट के एग्ज़ाम से मैंने निकाले हैं, जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में, एफपीएससी एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर आपको आखिर तक देखना होगा अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और पहले एमसीक्यूज को देखते हैं वो क्या है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज व्हाट? A principal judicial organ of the UN, a court established by states outside the UN system, a court established by the European Community, none of these. So कल हमने जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से पढ़ा था, क्योंकि ये भी एक, अब पहली बात आप ट्रीटी को समझ लें। ट्रीटी होती क्या है? ट्रीटी होती है दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा होता है, जिसमें वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं उसमें उस पर डिसाइड करते हैं कि अगर ये चीज़ हो गई तो हम ये करेंगे, या अगर इस तरह की कोई पोजीशन आ गई तो हमने ये फैसला करना है। तो आप यूँ समझ लें कि ट्रीटीज़ जो होती हैं वो इंटरनेशनल जो है वो लॉ से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं। जैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से जो ट्रीटीज़ हैं ये आपस में मिल बैठ कर दो या दो से ज़्यादा मुल्क जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। ठीक है, तो जुडिशियल और प्रिंसिपल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, जहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं इस तरह की, वहाँ पर जो है इसके केसेस सुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेट इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का आप लफ्ज़ सुनते होंगे, मुशर्रफ के दौर में जब आपने देखा होगा काफ़ी इम्यूनिटी का जिक्र होता था न्यूज़पेपर्स में, या अभी जो हमारे यहाँ डिफरेंट जो एम्बेसडर्स आते हैं उनसे अगर कोई यहाँ पर बंदा कत्ल हो जाता है बाय एक्सीडेंटली, तो वो बात की जाती है कि इसको स्टेट इम्यूनिटी हासिल है। वो स्टेट इम्यूनिटी होती क्या है? ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। A state is subject to foreign court jurisdiction. A state is not subject to foreign courts jurisdiction. A state is not subject to foreign courts jurisdiction. None of these. तो इसमें होता है स्टेट इम्यूनिटी होती है स्टेट इज सब्जेक्ट टू फॉरेन कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ट्रीटी के अंदर जो मेंशन होती हैं। ठीक है, वही आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, और आगे चलकर आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है द कॉन्टिग्यूअस जोन। अब कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है? अब ये आपने समझना होगा। ऑप्शन है नो मैन लैंड बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, an area of sea beyond territorial waters, an area of the beyond the exclusive economic zone, या none of these. So contiguous zone जो होता है an area of sea beyond territorial waters। ठीक है, आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो समुंदर हैं इनके भी एक कानून है। ठीक है, इसमें टेरिटोरियल जो है आपकी एक एरिया होता है, उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो टेरिटोरियल वाटर्स की जो है जो हमारी ट्रीटीज़ हैं वो साइन हुई हुई हैं, तो उसका पर्टिकुलर लफ्ज़ है द कॉन्टिग्यूअस जोन्स जो है उसके हवाले से एन एरिया ऑफ सी बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, अब चलते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटी क्या होती है। इनवैलिडेट द ट्रीटी, ट्रीटी कैन नॉट बी इन्वोक्ड बिफोर द यूएन ऑर्गन, इट हैज़ नो इफेक्ट एट ऑल द ट्रीटी, नन ऑफ दीज। सो आपका जो लफ्ज़ है नॉन रजिस्ट्रेशन ट्रीटी, यही आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। क्या है? ट्रीटी कैन नॉट बी इन्वोक्ड बिफोर अ यूएन ऑर्गन। ठीक है, वो ट्रीटी जो यूएन ऑर्गन से जो है वो ना हो, इन्वोक्ड नहीं हुई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। इन इनलैंड वाटर्स स्टेट हैज नो जुरिस्डिक्शन, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, या नन ऑफ दीज। तो इनलैंड वाटर्स जो होते हैं, जैसा कि आपके जो पानी है, जैसा कि
हमारा जो समुंदर है कराची का, जो जिसका जो बॉर्डर है वो इंडिया से मिलता है। अब वो पूछ रहे हैं इन इनलैंड वाटर्स स्टेट के पास क्या होती है, जुरिस्डिक्शन होती है यानी कानूनी उसके उस पर वो होती है, या कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होती है, या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है। तो इन इनलैंड वाटर्स स्टेट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अ जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज, ठीक है, स्टेट मींस a state which has no natural resources, a state which has short sea coast, a state which suffers from frequent sea storms, none of these। तो geographically जो disadvantage है स्टेट के पास वो ये है, a state which suffers from subsequent sea storms। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और ये जो मैं आपके साथ अभी ये क्वेश्चन जो 2-4 आए हैं ये वाटर ट्रीटीज के हवाले से, उसमें जो मेन क्लॉजेस हैं उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इज अ मल्टी is a multilateral convention adopted by states, is a declaration adopted by the UN Commission on Human Rights, is a declaration adopted by the General Assembly, या none of these। So 1948 के अंदर जो है यूएन ने जो है ये डिक्लेरेशन जो है ये अडॉप्ट की थी। कब? 1948 के अंदर। आगे चलकर इसके हवाले से भी आपके साथ एक एमसीक्यूज में शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मींस क्या होती है? अब इसके ऑप्शंस आप देखिएगा, आप पहले क्वेश्चन को समझा करें, उसके हवाले से जैसे ही आपके सामने आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ऑप्शंस में आपको क्लियरली वो आंसर नजर आ रहा होगा। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होती है? स्टेट कॉल इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, A state cannot interfere in other states' internal affairs. A state boundaries are secure and cannot be attacked. None of these. So option 2 को देखिएगा, A state cannot interfere in other state internal affairs। तो ये हर स्टेट की एक जिम्मेदारी होती है, एक उसकी जो है एथिकल और हर लिहाज से एक जिम्मेदारी है कि वो किसी और स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर ना करे। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, सपोज हम अगर मुंह उठा के विदाउट एनी रीजन इंडिया पर हमला कर देते हैं, तो और किसी वजह से कोई वजह नहीं होती, उसकी बैक एंड पे कोई वजह नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम जो है इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो है उसमें इंटरनल अफेयर्स में जो है वो अटैक कर रहे हैं उस पर। ठीक है, इसको आपने समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, अ यूनिलैटरल डिसीजन, अ डिसीजन ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं ये आपने समझना होगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि एम्बेसडर्स होते हैं कि फ़लाँ का एम्बेसडर इस मुल्क में है, फ़लाँ एम्बेसी हमारे मुल्कों में, जिस तरह के डिफरेंट ममालिक की एम्बेसीज हैं, आप वीज़ा लगवाने जाते हैं तो उस एम्बेसी के पास जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। तो इसी तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अब वो पूछे जा रहे हैं कि वो किस तरह से एस्टैब्लिश होते हैं। म्यूचुअल कंसेंट होता है, यूनिलैटरल डिसीजन होता है, ये डिसीजन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये नन ऑफ दीस। तो इसमें हमारा म्यूचुअल कंसेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं कंट्रीज के साथ। ठीक है, समझ आ गया होगा होपफुली। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स्ट्राडिशन इज ग्रांटेड इन केस ऑफ, एक्स्ट्राडिशन जो है आपने सुना भी होगा, मूवीज वगैरह में बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है, और समटाइम्स जो है इन इन प्रैक्टिस भी, इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जिस तरह से अगर कोई जो फॉरेन एम्बेसडर है उसके हाथों कोई जो है वो बंदा मारा जाता है या बंदा मर जाता है, तो पाकिस्तान में जो है उसके अगेंस्ट जब केस स्टार्ट किया जाता है, तो जिस इलाके का वो बंदा होता है तो उस जो कंट्री से एक डिमांड की जाती है एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन क्या है? ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स होते हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्रिमिनल्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट होते हैं, नन ऑफ दीज। सो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो है एक्स्ट्राडिशन के चार्जेस होते हैं। इस हवाले से अगर आपने नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखी हो नार्कोस, ठीक है, और बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जब वो ड्रग्स के केसेस में पकड़ा जाता है तो नॉर्थ अमेरिका का शायद होता है, साउथ अमेरिकन होता है, यानी ब्राज़ील का वो ड्रामा बना हुआ है। तो उसमें जब वो
उससे एक्स्ट्राडिशन मांगी जाती है, यानी डिफरेंट मुल्क जो है एक्स्ट्राडिशन मांगते हैं, वो पॉलिटिकल केस होता है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1997 में ओटावा कन्वेंशन हुआ, इज रिलेटेड टू व्हाट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1997 के अंदर ओटावा कन्वेंशन किस चीज से रेलेवेंट है? वर्ल्ड वाइड बैन ऑन एंटी पर्सनल माइंस, बोथ ए एंड सी, और सी क्या है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस। ठीक है, अब सिर्फ इसका एक ही आंसर ठीक है, वो है सी। सी में क्या कहते हैं, 1997 में ओटावा के अंदर एक कन्वेंशन हुआ जिसमें प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस को जो है वो बैन किया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपके जो है वो आ सकता है, पूछा जा सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है? वाज साइंड ऑन, ये 27 मई 1919, 28 जून 1919, 29 जुलाई 1919 या 30 अगस्त 1999 को साइन हुई। तो ये 28 जून 1919 को साइन हुई। अब ये है क्या चीज़, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके हवाले से ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए ना, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज द प्राइमरी ट्रीटी प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन जो है ख़त्म हुई तो ये एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, इट वाज साइंड ऑन 28 1919, ये साइन जो हुई 28 जून 2000 1919 को साइन हुई बाय द अलाइड एंड एसोसिएट पावर्स and by the Germany in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles, and went into effect on January 10, 1920। ठीक है, ये साइन हुई 28 जून 1919 को, एंड जो इफेक्ट जब से ये स्टार्ट हुई विद इफेक्ट फ्रॉम January 10, 1920। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ जो है साइन हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। यूरोपियन यूनियन साइंड न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद विच कंट्री? ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक ट्रीटी साइन की है, जापान से, इसराइल से, या चाइना से, या नन ऑफ दीज। सो यूरोपियन यूनियन हैव साइंड अ ट्रीटी विद चाइना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक ट्रीटी साइन की गई है। ठीक है, उसके हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रीटी अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वार्सा, ट्रीटी ऑफ ट्रेनन एंड ट्रीटी ऑफ सर्व्स, उसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सिवर्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ सिवर्स, फ्रेंच ट्रेट दी सर्व्स, ये फ्रेंच वर्ड है, इन 1920 was designed to liquidate the Ottoman Empire and virtually abolish Turkish sovereignty। ठीक है, in practice it was ineffective and was replaced by the Treaty of Lausanne in 1923। अब ये एक और ट्रीटी आप याद कर लें, ट्रीटी ऑफ ल्यूसाने जो है वो 1923 में जो है वो साइन हुई, विच रिकग्नाइज टर्की। ठीक है, इस ट्रीटी के तहत जो है टर्की को रिकग्नाइज किया गया। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने लिखनी होंगी अपने पेपर में, अपने मतलब अभी आप इसको नोट कर लें। जो जो ट्रीटीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ यही आपके एग्जाम में आएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है काफ़ी ट्रीटीज़ जो है वो नाम से आपको जल्दी याद हो जाएंगी, काफ़ी ट्रीटीज़ क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उनको जो है वो ट्रीटीज़ के नाम दिए गए हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपके लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बहरहाल आपने याद तो करना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951 बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड ईरान, पाकिस्तान एंड चाइना। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन हुई थी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के दरमियान। ठीक है, इसको आपने याद करना है। अब इसका थोड़ा पस मंज़र भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको शुरू में जो है वो लेक्चर नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली जो भी एमसीक्यूज से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, क्योंकि जब तक आप इसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रीटीज याद नहीं होने वाले। एज पाकिस्तान न्यूली इमर्ज ऑन द वर्ल्ड मैप, world was struggling to survive, Saudi Arabia became one of the first countries to accord diplomatic relations to Pakistan. The two nations signed a treaty of friendship in 19
1951 इन दोनों ममालिक ने जो 1951 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। अब क्योंकि 1947 के अंदर पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ, 1947 के बाद जो है पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, हर हवाले से, फाइनेंशियली भी और डिफरेंट तरीक़ों से। तो एक सऊदी अरेबिया जो है वो पहले ममालिक में से एक था जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ बनाए। तो उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ 1951 के अंदर, which laid the foundation for lasting friendship which has endured the test of time and emerged stronger than ever। ठीक है, हमारी दोस्ती जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुरानी है, हर लिहाज से उन्होंने हमारा हर वक्त साथ दिया है। Okay, next question is under the Indus Water Treaty 1960, Pakistan has the right to use exclusively water of Ravi, Satluj Janab and Chenab, Jhelum या Indus. So Pakistan exclusively has right to use the water of Chenab, Jhelum and Indus। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। 1960 के अंदर ये साइन हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, अब मेरी जो जॉब थी जिसके अंदर अभी जो मैं जॉब जहां पर कर रहा हूँ, इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइड टू ज्वाइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। जिस कंट्री ने अभी रिसेंटली जो है वो डिसाइड किया है कि वो यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान या चाइना। तो ईरान हैज रिसेंटली डिसाइड टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साइंड ट्रीटी ऑफ ड्यूरन लाइन विद वजीर अकबर खान, दोस्त मोहम्मद खान, अब्दुल रहमान खान, जमाल खान बरकज़ई। तो ड्यूरन लाइन की जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी अब्दुल रहमान के साथ। और आपको पता है कि ड्यूरन लाइन जो है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? वो तकरीबन 2250 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। और ये बॉर्डर किस किस के दरमियान है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय दी, यानी एक आपको पता है कि जिस इदारे ने जो है ये बीच में ट्रीटी साइन करवाई थी वो कौन सा है? उसके दरमियान में ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक या नेटो। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये मेन किरदार अदा किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई? 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1962, 19 दिसंबर 1605, 19 नवंबर 1664। So it was signed on 19th September 1960। Very important question to understand, to remember, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पुल्ड आउट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इसराइल, फ्रांस या नन ऑफ दीज। सो किस मुल्क ने जो है अभी रिसेंटली ओपन स्काईज ट्रीटी जो है उससे जो है अपने आप को पुल आउट कर लिया है? तो इट वाज रशिया हु पुल्ड आउट फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ओपन स्काई ट्रीटी है क्या, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The Treaty on Open Skies establishes a program of unarmed aerial surveillance flights over the entire territory of its participants। ठीक है, ओपन स्काईज ट्रीटी जो साइन की गई थी वो अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस था। जो फ्लाइट्स होती हैं वो मतलब उस इलाके से गुजर सकती हैं और जो इसके पार्टिसिपेंट होंगे। द ट्रीटी वाज इवेंचुअली साइंड as an initiative of US President and former Central Intelligence Agency Director जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश इन 1989। अब आपको पता लग गया कि रिसेंटली जो है वो पुल्ड आउट किया रशिया ने फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ओपन स्काईज ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी या कब बनी थी? तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ओपन स्काईज ट्रीटी जो है वो 1919 में जो है वो साइन हुई थी। देखिए, एक क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए और आपको टॉपिक भी समझ आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रशिया सस्पेंडेड मिसाइल ट्रीटी 1987 विद विच कंट्री? रशिया ने जो है वो मिसाइल ट्रीटी जो 1987 में साइन हुई थी वो जो है वो सस्पेंड कर दी है। अब वो किस मुल्क से? यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, नन ऑफ दीज, सो इट वाज यूएसए। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। या ये देखिए, द यूएन इंट्रोड्यूस द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, द वर्ल्ड फर्स्ट लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू कंप्लीटली एलिमिनेट द आर्सेनल इन। यानी ये जो ट्रीटी जो है ये साइंड हुई, ये कब साइन हुई? 2015, 16, 17 या 18? इट वाज साइंड इन 2017। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। Next question again is very important question related to treaty. Peace Treaty of Council of Westphalia was signed in 1648. ठीक है, वेस्टफेलिया जो है वो 1648 में साइन हुई। अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है क्या? अ पीस ऑफ वेस्टफेलिया जर्मन, ठीक है, वाज अ सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज which were signed between May and October 1648 in the Westphalian cities of Osnabrück and Munster, largely ending the European wars of religion. ठीक है, अब ये इसने क्या किया? यूरोपियन वॉर्स जो चली हुई थी रिलीजन की उसको ख़त्म किया, इंक्लूडिंग दी 30 ईयर्स ऑफ वॉर। जो 30 ईयर्स ऑफ वॉर जो चल रही थी इन मुल्कों के दरमियान वो जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में वो ख़त्म हुई और ये साइंड हुई 1648 के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, पूछा जाता है हमसे बहुत से एग्जाम्स में, एफपीएससी में स्पेशली जो है ये एग्जाम्स में रिलेटेड एफआईए के क्वेश्चंस में रिपीट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हेन वाज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर था ये 1948 के अंदर जो है वो एडॉप्टेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टोबर डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट, द रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट, द रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंट्स, नन ऑफ दीज। सो टोबर डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि टोबर डॉक्ट्रिन जो है वो इस वजह से यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961 इज रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स ऑफ इम्यूनिटीज, प्रिजनर ऑफ वॉर, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ दीज। सो वियना कॉन्वेंशन के अंदर बहुत से लॉज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, जिसमें प्रिजनर ऑफ वॉर के हवाले से भी डिस्कस किया गया है। लेकिन वियना कॉन्फ्रेंस जो मेनली जो फोकस करता है वो किस चीज़ पर क्या करता है? वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961 इज रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज। ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा जो है इसमें रिलेट करता है। ठीक है, अब वियना कॉन्फ्रेंस जो है वो 1961 के अंदर हुई थी। ठीक है, और बहुत से केसेस पाकिस्तान में आ चुके हैं। इफ़ यू रिमाइंड मी, एक जो केस था मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक डिप्लोमेट ने शायद या सीआईए के एजेंट था, तो उसने पाकिस्तान में जो है वो दो निहत्थे लोगों को जो है वो अपनी पर्सनल गन से मारा था। उसके बाद जो है ये मामला कोर्ट्स में गया, लेकिन अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक इंटर कोर्स एंड इम्यूनिटीज़ के ज़रिए वो बंदा जो है अमेरिका वापस चला गया। ठीक है, ये है वियना कॉन्फ्रेंस का जो रिज़ल्ट था, उसके अंदर ये ट्रीटीज़ जो हैं हमारी साइन हुई भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड दी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? सो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम किसको बोलते हैं? ये चार नाम आपके सामने है। तो हैगो ग्रोटियस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये जो ट्रीटीज होती हैं ये सारी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ से ही आपकी जो ट्रीटीज होती हैं ये बनती हैं। जब इंटरनेशनल लॉ जो है वो फॉर्म हो जाता है उसके अंदर जो है ये ट्रीटीज मौजूद होती हैं जो अल्टीमेटली एक लॉ बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। The Montreal Convention for the Safety of Civil Aviation was signed in 1975, 1974, 1971. So it was signed in 1971. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ट्रीटी है, कन्वेंशन है, ये साइन हुआ था 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्लोमेटिक स्टाफ एंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल जुरिस्डिक्शन या क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन या बोथ या नन ऑफ दीज?
सो डिप्लोमेटिक स्टाफ जो होता है, जैसे कि यहाँ पर एम्बेसीज के अंदर, डिफरेंट एम्बेसीज के अंदर जो स्टाफ मौजूद होता है उसको इम्यूनिटी हासिल होती है किस चीज़ से? जो सिविल जुरिस्डिक्शन है उससे भी उसको इम्यूनिटी हासिल होती है कि मतलब वहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं चल सकता। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है उससे भी उसको इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। तो बोथ ऑफ दीज इज द आंसर, मतलब इन दोनों में उसके अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी हासिल होती है कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज साइंड इन। लॉ ऑफ ट्रीटीज जो है वो कब साइन हुई थी? 1961, 1945, 1927 या 1969? तो लॉ ऑफ ट्रीटीज जो है वो साइंड हुई थी 1969 के अंदर। ये आपने याद रखना है। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1961 के अंदर हुई थी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लॉ ऑफ ट्रीटीज जो है वो साइन हुई थी वो 1969 के अंदर साइन हुई थी। ठीक है, कीप इन माइंड दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। केलॉग ब्रियांड पैक्ट और पेरिस पीस ट्रीटी वाज साइंड इन 1945, 1928, 1919 या none of these? So it was signed in 1928। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप याद रखें कि आप जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं आपके, ठीक है, जैसा कि अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि जैसा कि अब कराची में समुंदर है, ठीक है, इसका जो हमारे पास टेरिटोरियल वाटर्स की जो लिमिट है वो कितनी है? 20 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 20 नॉटिकल माइल्स जो है इसकी लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ इंटरनेशनल लॉ, और ये जो है ये भी ट्रीटी साइन हुई भी है डिफरेंट ममालिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं हम। इन 1931 ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर क्रिएटेड दी व्हाट? एशियान, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड बैंक या यूएनओ? जो 1931 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर जो है वो साइन हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? वो उसने क्या बनाया था? उसने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बनाया था। ठीक है, उस ट्रीटी का जो रिजल्ट था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम कल भी पढ़ चुके हैं इस हवाले से, उसकी स्टैब्लिशमेंट डेट्स जो है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, फॉर्मली एंडेड फॉर्मली इन 1947 अंडर, यानी जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो खत्म हुई, ठीक है, फॉर्मली इन 1947 के अंदर अंडर व्हाट? लंदन पीस ट्रीटीज, पेरिस पीस ट्रीटीज, ग्रेटर पीस ट्रीटीज, वियना कन्वेंशन? तो वो जो खत्म हुई वर्ल्ड वॉर टू फॉर्मली, वो पेरिस पीस ट्रीटीज के अंदर के तहत जो है वो खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड इन। कल हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसके हवाले से। नेट ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिलिट्री एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें मोर देन 30 कंट्री यानी 30 कंट्रीज जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, अब ये ट्रीटीज कब साइन हुई थी हमने वो देखना है। ये पूछा जा रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अब ये देखिए है ट्रीटी, है जो जितनी भी ट्रीटीज हैं ये हमने याद रखी हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज का है। तो ये पूछ रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनी थी? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कल हम पढ़ चुके हैं, वो ब्रसेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एनसुज ट्रीटी अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए इन 1950 में साइन हुआ, 1951 में, 1955 में, 1960 में? जो एनसुज ट्रीटी है, ठीक है, ये कब साइन हुआ? ये हुआ है 1951 के अंदर। इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, जिसमें हमने याद होगा आपको पाकिस्तानी स्टडीज के अंदर जो है हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बिकॉज इट इज अ ट्रीटी सो वी हैव टू डिस्कस इन इंटरनेशनल ट्रीटीज एज वेल। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो जिसको हम बोलते हैं वाज फॉर्म्ड इन 1955। एक चीज हमें क्वेश्चन में ही बता दी गई कि ये 1955 में बनी थी। बाय ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूके इज आल्सो नोन एज, यानी ये जो मेंबर्स थे ये इसमें शामिल थे।
अब इस ट्रीटी को और क्या नाम दिया जा सकता है, या इसका और नाम क्या था सेंटो का? बगदाद पैक्ट, कॉमन पैक्ट, वेस्ट पैक्ट या इस्लामाबाद पैक्ट? तो इसका जो नाम था वो था बगदाद पैक्ट। ठीक है, कब बनी थी? 1955 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। प्लीज़ कीप इन माइंड दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है इसको लाइट नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको ध्यान से इस टॉपिक को सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको हम बोलते हैं, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये कब साइन हुई? ये 1968 के अंदर साइन हुई, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द शिमला ट्रीटी 1972 converted the 1949 UN ceasefire line into the what? जो शिमला ट्रीटी एक्ट था, ठीक है, ट्रीटी थी 1972 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो साइन हुई, जो बाद में यूएन सीज फायर कहलाने लगी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आपके सामने जो है वो ऑप्शंस हैं: परमानेंट बॉर्डर, रेड जोन, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो इट इज नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन 1992 maastricht ट्रीटी एस्टैब्लिश दी। maastricht जो ट्रीटी हुई, साइन हुई, जो बनी 1992 के अंदर, उसके बाद स्टैब्लिश उसने क्या किया? उसके बाद जो रिजल्ट्स में कोई ऑर्गेनाइजेशन आई वो कौन सी बनी? यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियान या नन ऑफ द अबव? सो यूरोपियन यूनियन जो है उसके बाद एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। maastricht ट्रीटी जो है वो जब साइन हुई तो उसके रिजल्ट में जो है यूरोपियन यूनियन बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा हम जिसको बोलते हैं, वो कब साइन हुआ? ठीक है, वो आपने याद रखना है, वो साइन हुआ 1994 में। लेक्चर आई कैन अंडरस्टैंड इट इज गेटिंग लेंथी बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इस वजह से लेक्चर जो है वो तभी लंबा होता है जब हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, सीटीबीटी जिसको हम बोलते हैं, प्रोहिबिट्स एनी न्यूक्लियर वीपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन साइंड इन विच ऑफ द ईयर? तो यहाँ पर साइन पूछा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी जो साइन हुई, सीटीबीटी जो हम जिसको बोलते हैं, जो हमें प्रोहिबिट करती है किसी भी न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोजन करने से, यानी उसका टेस्ट करने से, वो कब साइन हुई? वो 1996 के अंदर साइन हुई। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रीटी विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रीटीज़ का जिक्र किया, और इसके अंदर हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो एग्ज़ाम में जो है वो आ सकते हैं उसको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हमारे जो लेक्चर्स ले रह गए हैं जनरल नॉलेज के अंदर वो बहुत कम रह गए हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर हम जनरल नॉलेज का पोर्शन ख़त्म करके इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे, अंग्रेज़ी को देखेंगे और इस्लामियात को देखेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। लेकिन आपने जो है हमारे लेक्चर्स देखने होंगे, समझने होंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम इतने बड़े बड़े लेंथी लेक्चर्स आपके सामने रखें और आप इसको ध्यान से ना सुने, ध्यान से इसको ना देखें, तो इसमें हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, आपका वक्त तो ऑलमोस्ट ज़ाया होगा ही होगा। लेकिन आपको अगर फ़ायदा लेना है, आपको अगर एग्ज़ाम में नंबर हासिल ज़्यादा अच्छे करने हैं, तो आपने हमारी वीडियोस को जो है वो देखना होगा, और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के लिए हर वीडियो को टाइम पर मिलने के लिए आपको बेल आइकन की घंटी को बजाना होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।